हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके ऊपर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है और उसका डेरिवेशन भी बच्चे गलत कर देते हैं। डेरिवेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कंसेप्चुअल कैसे बन सकते हैं, तोड़ मरोड़ के कैसे आ जाते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कैपेसिटर जो है ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस टाइप से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस टी है और सेपरेशन डी है। आपको दिखाई दे रहा है टी लेस देन डी होता है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, अपोजिट चार्ज इस टाइप से आएगा, पता है आपको। एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है, और ई आई जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल से कम होता है, कभी बराबर नहीं होता, बराबर सिर्फ कंडक्टर में हो सकता है ये। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटेंस आती है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी माइनस टी कैसे, इसको छोड़ के जो स्पेस बचा वो, जैसे एक कंडक्टिंग प्लेट रखी थी, और टी बाई के इसका आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं। इसी के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था घुमा फिरा के, क्या t को d/2 मान लिया, सीबीएसई ने पूछा था, एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस t इक्वल टू d/d, सॉरी यहाँ t इक्वल टू d/2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो करना क्या है, मैं करवाता हूँ आपको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो ये क्या होगा, ई नोट मान लेते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। इतनी बात समझ में आ गई। यूजिंग V इक्वल टू ई डी, अभी बताया था पीछे, वो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। क्या करेंगे, V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ई टी। क्या किया मैंने, ई नोट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर में है, तो ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो टोटल में से टी माइनस कर दूं, आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट ई नोट माइनस ई आई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इसकी थिकनेस क्या है टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। नाउ मुझे पता होता है ई नोट बाई ई इक्वल टू के होता है, अभी हमने यूज भी किया था, तो ई नोट बाई के क्या हो जाएगा, ई। इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस में ई नॉट बाई के टी, और सिंप्लीफाई करें तो ई नॉट कॉमन, डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। आई थिंक बात समझ में आ गई। ओके, इतना करने के बाद इसमें इसका डेरिवेशन आ जाएगा पहले वाला, पुट t इक्वल टू d/2। टी इक्वल टू d/2 अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, इसमें आपके दोनों डेरिवेशन हो जाएंगे, पहले वाला भी बाद वाला भी। तो v आ गया ई नॉट डी माइनस d/2 प्लस d/2 के। ई नॉट की वैल्यू क्या है, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, d माइनस d/2 प्लस d/2 के। ठीक है, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, d/2 कॉमन, 1 प्लस 1/k। बात समझ में आ गई। क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर V, यहाँ पे सीधा भी आप t की जगह d/2 कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले वाला आर्टिकल लिंक कर दिया, इससे ये लिख दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। इतना करने के बाद देखिए, V आ गया मेरे पास QD अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और इसका एलसीएम ले लोगे k प्लस 1/k। नाउ q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। v क्या है, QD अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, k प्लस 1/k, q कैंसिल, c आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, k अपॉन में k प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी क्या होता है, एयर मीडियम के लिए, वेयर C नॉट एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। आई थिंक बात समझ में आ गई।
अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो वो सी नॉट होता है। तो ये आंसर आ गया, ये प्रूव करना आ सकता है। तो चीज़ वही है, डेरिवेशन वही है, टी की जगह पे d/2 पुट कर दिया, वो आ गया। स्टेप्स याद कर लो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल और तीसरा कैपेसिटेंस। ओके भाई, ये बात समझ में आ गई। ऐसा सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं। इसी को अगर न्यूमेरिकल की टर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? देखो, आपके पास क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 8 microfarad having separation D and plate area A। हो गया, ठीक है। इफ एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ये पहले जैसा हो जाएगा, थोड़ा चेंज करते हैं। In a parallel plate capacitor, separation between plates is 6 mm। ये दिया हुआ है। A dielectric of constant K = 9 having thickness 4.5 mm is inserted between plates। Calculate ratio of capacitance of this capacitor with or without dielectric। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक सेपरेशन दे दे और वही है तो एरिया ए मान लेते, नहीं दिया हुआ, तो सी मीडियम के लिए क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंदर एप्सिलॉन नॉट A/D - T प्लस में T/K फॉर्मूला होता है। तो सी मीडियम बटे में सी एयर, दोनों को डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/D - T प्लस T/K, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, D ऊपर D - T प्लस T/K। तो ये हो गया D6 mm। ऊपर नीचे सब mm है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 4.5 प्लस में 4.5/9, ये सब दिया हुआ है। तो Cm/C0 कितना हो गया भाई? 6। ये हो गया 1.5, 9×5 45, 0.5। रेशियो कितना आ गया? 6। तो ये मेरा आंसर। थोड़ा सा घुमा देते हैं तो घूम जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कर लेंगे भाई। अब इसी में देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं सीबीएसई में। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, फाइंड कैपेसिटेंस। तो आपको पता है K टाइम्स हो जाता है, ओके। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको इस टाइप से कट किया, K1 K2 दो मीडियम हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 अलग अलग है, और एरिया आपको बता दूं मैं A। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। तो सोचो, ऊपर एक कैपेसिटर, नीचे एक कैपेसिटर, क्योंकि एक एक प्लेट आपस में कनेक्ट है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। इन कैपेसिटर की एक एक प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल। लेकिन इन दोनों कैपेसिटर में जो सेपरेशन है वो ये तो D है, तो इसमें भी D, इसमें भी D, बट एरिया यहाँ से यहाँ तक A है, दोनों ने आधा आधा कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है? D रिमेन्स सेम, बट
एरिया इज शेयर्ड बाई ईच इज हाफ। जो ईच ने एरिया शेयर किया वो हाफ है, तो एक की कैपेसिटेंस C1 मान लें, एक की C2 मान लें। तो C1 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/2D, एरिया आधा हो गया ना, ओके। और कैपेसिटेंस K टाइम C2 क्या हो गया, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। तो यहाँ जरा देखें तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इसका ए नीचे आ जाएगा। और कैपेसिटेंस पैरेलल में आपको पता है डायरेक्ट ऐड होती है, ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दोनों ऐड करेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन, K1 प्लस K2। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, आज समझ में आ गई। सिर्फ ये ध्यान रखो पैरेलल में डिवाइड हुआ है, आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। और कैसी शेप बन सकती है करना सीख लो, बाकी कुछ नहीं है। एप्सिलॉन नॉट A/D इसमें यूज करना है। और देखिए इस टाइप से आ जाए, बिल्कुल बीचों बीच इस टाइप से कट कर दिया जाए इसको ऐसे, ये K1 ये K2, सेपरेशन टोटल D, दोनों ने हाफ हाफ यूज कर लिया, एरिया A। नेट कैपेसिटी निकालें। अब जरा देखो, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, तो दोनों कैपेसिटर कैसे बन गए, सीरीज। तो पहले की कैपेसिटर देखी जाए तो D इस यहाँ पे इतना है, तो इंडिविजुअल के लिए ये आधा हो गया, एरिया क्या रहेगा, सेम, एरिया सेम रहेगा D, क्योंकि ये पूरी प्लेट यूज हो रही है, एरिया सेम, डिस्टेंस आधी हो गई। तो C1 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/D आधी हो गई, और K1 तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 हो गया 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, नहीं तो D/2 करो, एक स्टेप बढ़ाओ। आई थिंक बात समझ में आ गई। पैरेलल वाले केस में एरिया आधा, सीरीज वाले में डिस्टेंस आधी। तो दोनों सीरीज में है, सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, उल्टा करके 1/C1 1/C2, और शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, दोनों का सम करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन, K1 प्लस K2 कर दें। एप्सिलॉन नॉट A/D कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो CS कितना आ गया भाई, CS आ गया 2K1 K2 बटे में K1 प्लस K2, 2K1 K2 बटे में K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस टाइप से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई, इजी थे, बेसिक। अब 3 डाइलेक्ट्रिक आ जाए, 4 आ जाए तो बाई चांस 2 तो आई, ये 2 वाले तो बहुत बार आ चुके हैं, 3 वाले भी आ सकते हैं एग्जाम में। कैसे, तरीका सीखो। मान लो आपके पास ये इस टाइप से आ गया, इसको बीच में डिवाइड किया, ये K1, ये एक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है भाई, बोलो। इसके बाद ये, ठीक है, K2 K3, क्या करें, क्या किया जाए, K1 K2 K3 इसको मुझे सोल्व करना है। तो जरा सबसे पहले निकालते हैं, ये D ये A, C1 C2 C3, सुनना, C1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा यूज हो रहा है, D पूरा यूज हो रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट A/2D K1। C2 ये एप्सिलॉन नॉट K2 तो आएगा ही, A/2 D/2, क्योंकि ये भी आधी ये भी आधा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 की बात करें तो K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, ये भी आधा आधा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। दिखाई दे रहा है आपको नीचे का, एक बार चेक कर लूँ मैं, यस।
C1 C2 C3 मेरे पास निकल गए। अब सवाल ये आता है, ये मुझे समझ में आ गया और ऐसे ऐसे सीरीज में होता है, तो C2 एंड C3 इन सीरीज, और इनका जो आएगा उसके साथ ये पैरेलल में। बात समझ में आ गई ना, ये दोनों सीरीज में, ये जो आएगा ये पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज में है तो CS क्या आएगा, करवा देता हूँ मैं, चलो, या फिर आप लोग सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सीरीज में C2 C3, और ये जो आएगा उसके साथ ये पैरेलल में, जो भी आएगा, चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। सीरीज में क्या होगा, C2 C3 सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D, दोनों मल्टीप्लाई स्केयर हो जाएगा, डबल है। यहाँ से दोनों को ऐड करना है एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन K2 प्लस K3, ठीक है भाई, एक से ये कैंसिल, तो ये आ गया CS K2 K3 प्लस K3 और एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया। नाउ CS एंड C1 इन पैरेलल है, तो C नेट क्या हो गया, CS प्लस C1। CS क्या है, K2 प्लस K3, सॉरी K2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस C1 क्या था, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। यहाँ देखें तो C नेट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/D तो कॉमन, K1/2 प्लस K2 K3 प्लस K3। इस टाइप से सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर K1 K2 की और K3 की वैल्यू दे रखी है तो उसको पुट कर देंगे, तो ये ऐसा आ जाए तो हम कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है भाई, कर लेंगे। इसमें और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वो देखो, आपको अपने आप ट्राई करना है, हिंट दे रहा हूँ मैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आ जाए कि आपको ना ये इस टाइप से एक प्लेट दी हुई है, ये K1 है और यहाँ से ये K2 दिया हुआ है, ये K3 दिया हुआ है। फाइंड कैपेसिटेंस, क्या करें, अब आप कहोगे इन दोनों को पैरेलल में कर दो, नहीं, क्योंकि ये एक डाइलेक्ट्रिक है, पैरेलल में होने के लिए कंडक्टर चाहिए, समझ रहे हो ना। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे K1 में, तो चार चीज़ निकलेंगी, ये दोनों सीरीज और दोनों का जो आएगा वो पैरेलल, तब सोल्व होगा। लेकिन ऐसा बोर्ड में आने के चांसेस 0.001% है, इतना मुश्किल नहीं आता ये, ठीक है, और कुछ बुक्स में गलत भी दिया हुआ है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, एक बार बैटरी कनेक्ट है, एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट कंसेप्ट आ जाते हैं, क्या, in case of a parallel plate capacitor, a dielectric of constant K is inserted between the plates, battery remains connected, what will be the effect on charge on the plate, electric field, potential, capacitance and potential energy? बताओ क्या होगा। तो कैसे करने हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। सेपरेशन D, ये मान लिया, ऐसे ले लें, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं K की, ठीक है, और बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बात समझ में आ गई। सुनना ध्यान से, क्या करना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चार्ज, पहला चार्ज, मान लो इनिशियल चार्ज Q है, इनिशियल कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एनर्जी U है, मान लिया। स्लैब डालने के बाद क्या हुआ, चार्ज K टाइम्स हो गया, क्यों, सुनना ध्यान से, जब बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज का सोर्स है तो डाइलेक्ट्रिक आएगी, इसको पोलराइज होने के लिए एनर्जी और चाहिए तो यहाँ से ले लेगी, चार्ज बढ़ेगा। बात समझ में आई, चार्ज का सोर्स है तो चार्ज ले सकते हैं। अरे भाई मेरे पास कुछ खाने का सामान है, एक बच्चे के पास 2 टॉफ़ी हैं और खाना चाहता है ही नहीं, कहाँ से खाएगा, 2 ही रहेगी वो, लेकिन अगर टॉफ़ी का पैकेट दे दिया जाए तो 2 की जगह वो ज़्यादा भी ले सकता है। तो वैसे ही टॉफ़ी का पैकेट मिल गया भाई, ज़्यादा ले सकते हैं। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ भी रखो, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगी,
ये बात समझ में आ गई। तो चार्ज बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ी। तीसरा आता है पोटेंशियल। तो यहाँ सुनो, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। क्यू डैश के क्यू, ये के सी, के से के कट गया, क्यू बाई सी वी। पोटेंशियल सेम रहेगा, जब बैटरी कनेक्ट होती है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है ई वी बाई डी। तो वी डैश तो वी के बराबर है, ये वही रह गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रह गया। बात समझ में आ गई। पांचवा एनर्जी। सुनो भाई, पोटेंशियल अगर सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। कैपेसिटेंस के टाइम्स हुआ, पोटेंशियल सेम रहा, तो एनर्जी क्या हो गई, के टाइम्स। तो जरा मुझे यहाँ देखा जाए तो क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया चार्ज के टाइम्स, कैपेसिटेंस के टाइम्स, पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, एनर्जी सेम। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी बोल देते हैं। सुनना, ध्यान से नोट कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि एक कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एयर मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलो, या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बोलो, या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोल देते हैं। तो ये समझ में आ गया के टाइम्स। आ चुका है डायरेक्ट 3 नंबर में, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है। इसके बाद एक सवाल आ जाए, बैटरी हटा दी तो क्या होगा? ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कैपेसिटर एक बार चार्ज कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो क्या होगा? बैटरी डिस्कनेक्ट तो चार्ज का सोर्स नहीं है, चार्ज का सोर्स नहीं है तो चार्ज वही रहेगा। कैपेसिटेंस तो हमेशा बढ़ेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तीसरा पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, V इक्वल टू क्यू डैश बाई सी डैश। क्यू डैश वही था, ये के सी हो गया, इसका मतलब V बाई के। तो पोटेंशियल के टाइम्स कम हो गया भाई। जब बैटरी हटा दी तो पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होने वाला है, क्योंकि सेम चीज होती है। डी तो डिस्टेंस है। ठीक है, डिक्रीज के टाइम्स। पांचवा बात करें पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या सेम है? चार्ज। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश। तो क्यू तो सेम है, के सी, के बाहर ले लो, क्यू स्क्वायर बाई 2c के। तो यहाँ देखा जाए तो ये क्या आ गया, यू बाई के। तो यहाँ देखा जाए तो क्या डिक्रीज हुआ? वी डिक्रीज हुआ, ई डिक्रीज हुआ, एनर्जी डिक्रीज हुई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया हो तो सॉरी, ऐसा नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो वी ई यू तीनों डिक्रीज होंगे के टाइम्स, और ये बढ़ेगा और ये सेम रहेगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको याद करनी है, अच्छे से नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। अब ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और कभी कभी इनके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाते हैं, कभी कभी भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल बन जाता है, जरा वो भी देख लें। एक बड़ा ही अच्छा सवाल है, 2017 में पूछा गया था, सीबीएसई ने पूछ लिया था एक बार। देखो भाई, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, यहाँ 2 कैपेसिटर लगा दिए आइडेंटिकल हैं, यहाँ एक की लगा दी, स्विच। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड, इनिशियली स्विच क्लोज है। ठीक है, व्हेन स्विच इज ओपन्ड अ डाइलेक्ट्रिक slab of constant K is inserted between plates of both capacitors। स्विच ओपन कर दिया, दोनों के अंदर ये डाल दी। ठीक है, देन फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी
स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, रेशियो निकालना इन बोथ कैपेसिटर्स। ठीक है भाई। व्हेन स्विच ओपन एंड क्लोज, तो पहले ओपन का केस लेना है। तो इनिशियली क्लोज था, इनिशियल में कोई कुछ नहीं है और दोनों क्लोज है पैरेलल में, इसका पोटेंशियल भी इसका भी। तो इसकी एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, दोनों को ऐड करें तो बेटा सी वी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल एनर्जी पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा। इसको हमने ओपन कर दिया, ये कैपेसिटर जो है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक डाल दी, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई, सबको पता है के सी हो गया। अब जरा सोच के देखें, ये वाला कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम रहेगा कैपेसिटेंस के टाइम्स, तो इस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा कैपेसिटेंस के टाइम्स। ये बैटरी से हटा हुआ है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस के टाइम्स। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो इस वाले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल सेम है, हाफ सी की जगह के सी, पोटेंशियल सेम है। इस वाले में हाफ सी की जगह के सी, वी की जगह वी वाई की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बैटरी से हटा हुआ है तो पोटेंशियल के टाइम्स कम हो गया, तो हाफ के, या ऐसे करो ना, के बाहर हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ के सी वी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एक के कैंसिल, तो ये हो गया हाफ सी वी स्क्वायर के प्लस हाफ सी वी स्क्वायर बटे में के, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन, के प्लस 1 बाई के। आई थिंक बात समझ में आ गई। इसने पूछा है रेशियो बताओ, जब ओपन था तो फाइनल था ये ऐसे, तो हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बटे के, और ये सी वी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो u फाइनल बटे u इनिशियल बेटा आ गया के स्क्वायर प्लस 1 बटे में 2k, के 2 नीचे। बड़ा ही अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल कह सकते हैं इसको। 2017 में सीबीएसई ने पूछा, कुछ नहीं करना, अगर मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कैपेसिटर में बैटरी कनेक्ट है और स्लैब डाल दी, किन किन चीज़ों में चेंज आएगा और किसमें नहीं आएगा, और बैटरी कनेक्ट नहीं है तो क्या होगा। तो वही है, बैटरी इसमें कनेक्ट है तो क्या होगा, इसमें नहीं है तो क्या होगा। एनर्जी निकालनी आती है हाफ सी वी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, डेरिवेशन तो आपको आते हैं, नहीं तो लिंक डाला हुआ है वहाँ से देख लेना। फॉर्मूले एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है बेटा, हो जाएगा। ओके, ये सवाल भी कर लेंगे, अच्छा सवाल था। और देखिए एक सवाल ऐसा ही, क्वेश्चन है, हमारे पास इस टाइप से 2 कैपेसिटर सीरीज में हैं, यहाँ एक 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। ठीक है भाई, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाल दिया। इसका नाम दे दो X, इसका दे दो Y। इसने 3-4 बातें पूछी हैं। पहला, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ X एंड Y if equivalent capacitance is 4 माइक्रोफैरेड, पहला सवाल। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तीसरा पार्ट इसने पूछा, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। ये देखो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है वो सीबीएसई में, कब आया था मेरे को ध्यान नहीं है। पहला पार्ट, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई बटे में सम। ये दिया हुआ है 4, C1 कितना दिया हुआ है, C2 कितना दिया हुआ है, ये मुझे कुछ भी बताया हुआ नहीं है, तो हमें निकालना है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जो दे रखी है वो उसका कांस्टेंट दिया हुआ है K = 4। डाइलेक्ट्रिक जो दी हुई है उसका दिया हुआ है 4, और दोनों कैपेसिटर में सेपरेशन वगैरह सेम है,
तो C1 को मान लेते हैं C और C2 को मान लेते हैं 4C। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं, दोनों कैपेसिटर की प्लेट में जो सेपरेशन है वो सेम है, एरिया भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इसका एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें स्लैब है तो 4 टाइम्स, तो ये C और ये 4C। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, C इंटू 4C बटे में C प्लस में 4C, 4 इक्वल टू 4C स्क्वायर बटे में 5C। ठीक है, तो C आ गया 5 माइक्रोफैरड। तो C की वैल्यू 5 माइक्रोफैरड आ गई, तो C1 आ गया 5 माइक्रोफैरड, क्योंकि C1 C के बराबर है। C2 कितना है 4C, 20 माइक्रोफैरड। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, कन्फ्यूजन था कि कैपेसिटेंस क्या लेनी है। तो दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, तो ये C मान लो, इसको 4C मान लो, क्योंकि K टाइम्स हो जाएगा, और टोटल दे रखी है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करें, इसके बाद इसने पूछा है चार्ज, इसके बाद इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। इसके दो मेथड हैं, पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ, पहले लॉन्ग कट बताता हूँ आपको, जो आपका जनरल मेथड है। सबसे पहले हम लोग इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लें। तो सी नेट हमें दिया हुआ है, निकालना नहीं है। वी दे रखा है 12, तो क्यू क्या होता है CV, 4 गुणा 12 माइक्रो, तो ये हो गया 48 माइक्रो गुलाम। अब चार्ज जो जाएगा वो दोनों में सेम रहने वाला है। चार्ज अगर सेम है तो पहले का पोटेंशियल V1, Q इक्वल टू C1 V1, तो Q कितना है 48 माइक्रो गुलाम, C1 कितना आ गया 5 माइक्रो फैरड, और V1, तो यहाँ सोल्व करेंगे इसको, तो 5 × 45 3, 9.6 वोल्ट। आई बात समझ में? इसी टाइप से V2 कितना आ जाएगा, चार्ज सेम है C2 V2, चार्ज 48 माइक्रो मम, C2 कितना है 20 माइक्रो फैरड में V2, तो माइक्रो कैंसिल, 48 बटे 20, तो ये आ गया 20 दूनी 40, 8 20 84, 2.4 वोल्ट 9.4। ये जनरल मेथड है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, चार्ज दोनों में सेम रहेगा, Q इक्वल टू CV। अब यहाँ पे जो चार्ज है मुझे पता लग गया, तो Q इक्वल टू CV लगाओ, Q इक्वल टू CV लगाओ, V आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर आपको इसी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, कंपटीशन में भी काम आ जाता है, वो यहाँ भी कर सकते हैं। क्या, दो कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज या पैरेलल में मिलने वाले हैं, इन दोनों को ये चेक करो कैसे ऐड होते हैं। तो आपको पता है सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं। तो जिसका पोटेंशियल निकालना है, इसका निकालना है। अगर इनकी कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड होती, डायरेक्ट मतलब C1 प्लस C2, तो ये बटे में इन दोनों का सम इनटू में टोटल पोटेंशियल, आंसर आ जाता। लेकिन ये कैसे ऐड हो रहे हैं, रेसिप्रोकल करके। तो इसका निकालना है तो ये ना लेके ये लो, अपोजिट। जब उल्टा करके ऐड होते हैं तो जिसका निकालना है वो ना लेके दूसरा लेते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 20 बटे में दोनों का सम, या जनरल फॉर्मूला C2 बटे में दोनों का सम टोटल पोटेंशियल। तो C2 कितना है 20 बटे में दोनों का सम टोटल 12, तो 20 बटे 25 गुणा 12, 5 चौक 20, 5 5 25, 12 चौक 48, 48 बटे 5 9.6। आई बात समझ में? इसी टाइप से सेकंड, इसका निकालना, तो ये ना लेके ये 5 बटे में 20 जमा 5 गुणा 12, तो 5 बटे 25, 1 बटे 5 12। आई थिंक बात समझ में आ गई। वो जनरल मेथड है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छा है। तीसरा पूछा है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो देखो दोनों सीरीज में है, एनर्जी तो ऐड ही होनी है। तो पहले की एनर्जी हाफ C कितना है 5 माइक्रो, V स्क्वायर, V कितना आया इसका, पहले वाले का V 9.6। दूसरा एक काम करो ना, चार्ज दोनों का सेम है, Q स्क्वायर बाई 2C, Q कितना आया 48 माइक्रो गुलाम, 2C माइक्रो। सोल्व कर लेना अपने आप। सेकंड का कितना आया Q स्क्वायर 2C2, C2 की वैल्यू पुट कर दो
48 माइक्रो, तो उसके बाद -6 टू 20 माइक्रो। वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, दोनों को ऐड कर दो, टोटल जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, दोनों का सम। आई थिंक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो। चार्ज सेम है तो Q²/2C से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज हाफ CV² भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ये सवाल भी मुझे समझ में आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक का ये सवाल हम लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, हॉर्स में काउंट होता है, क्योंकि आपको पता है CBSE में कई बार अच्छे क्वेश्चन भी डाल देते हैं। क्या ये एक बैटरी V वोल्ट की, इसके साथ एक रजिस्टर R, यहाँ पे एक बैटरी और ये भी V, इसके साथ एक कैपेसिटर C, यहाँ एक बैटरी और 2V वोल्ट की, और यहाँ एक रजिस्टर और लगा दिया R, 2R। ठीक है भाई, ये मुझे दिया हुआ है ABCDEF। ओके, ये सब बातें दी हुई हैं। इसने पूछा है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये बताना है। दूसरा पार्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये तो निकल ही जाएगा अगर ये पता लग गया तो। ठीक है, तीसरा पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सबसे पहली बात क्या करें, कई चीज़ें यूज होने वाली, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात डीसी बैटरी है और सैचुरेशन स्टेट की बात कर रहा है ये। सैचुरेशन स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज हो गया, उसके बाद इसके अंदर से चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो करंट जाने वाला है यहाँ से I, ये यहाँ से नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने वाला हूँ। क्या अप्लाई करने वाला हूँ? किरचॉफ्स लॉ इस सर्किट में, ACDFA। किरचॉफ्स रूल इन ACDFA लगाओ। रूल आपको पता ही है, रास्ते में चलते हो, देखो लूप और करंट सेम है, तो रास्ते में चलते हुए बैटरी का नेगेटिव आए तो प्लस का लो, और लूप और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ चलते हुए फिर नेगेटिव, यहाँ चलते हुए 0। समझ में आ गया? 2V - V, V, इसको इधर ले जाओ 3IR, I अगर निकालें तो V/3R। आई थिंक I पता लग गया। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VBE। VBE कितना होगा जरा सोच के देखते हैं। हम निकालते हैं VBE उतना ही होगा जितना AF होगा। AF कैसे निकालें जरा सोचो ध्यान से। यहां से करंट जा रहा है R, तो यहां जो पोटेंशियल आया ये कितना आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा I × R। I कितना है? V/3R इंटू में R कितना आ गया? V/3। कितना आ गया भाई? V/3। कितना आ गया? V/3। अब जरा एक बार सोच के देखो, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ गया V/3 और इधर से करंट जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से करंट एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। तो करंट जहाँ से एंटर करे इसको कैसे बनाएं? सोच के देखो, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ से एंटर कर रहा था, यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो इसको हम किस टाइप से बनाएं? कहाँ गया हमारे पास? V/3R, V/3, ये हमारे पास इस टाइप से आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ये बैटरी बड़ी है, इसमें जा रहा है, जस्ट सिंपल सी बात करें, ये रजिस्टर है R, इस रजिस्टर में करंट यूँ जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको पता है ना। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इस टाइप से बनेगा ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक रजिस्टर है, यहाँ से करंट जा रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव,
तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, ये इसको चार्ज करेगी। अगर ये हो गया तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, ये दोनों कैपेसिटर नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो VAF कितना हो गया, V प्लस में V/3 4V/3। क्या मेरी बात समझ में आई? थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ये ऐसे दे रखा है, करंट यूं जा रहा है, ये V, यहाँ पे करंट जा रहा है, जहाँ से एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव और जहाँ से निकल रहा है वो नेगेटिव, तो पता है ना। एक रेजिस्टेंस है, बैटरी ऐसे है, करंट यूं जा रहा है, तो जिधर से करंट जा रहा है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, बाकी नेगेटिव, ऐसे ही तो आएगा पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो ये अब ये बैटरी कैसे बन गई इस टाइप से, ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बैटरी का जो कनेक्शन है वो इस टाइप से है कि पोटेंशियल ऐड होगा। हमने सेल्स में पढ़ा हुआ है ना, सेल्स ऐसे ऐड होती हैं, ऐड। आगे बात समझ में? तो टोटल ये हो गया। इसी टाइप से VBE, ये भी 4V/3 हो गया। तो ये टोटल पोटेंशियल तो हो गया 4V/3, इसका V, तो कैपेसिटर का कितना बच गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, टोटल 4V/3, इसका V है घटा दो V/3, तो V अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो गया, V/3। ठीक है, दूसरा वर्ड पूछा है चार्ज, तो Q इक्वल टू CV/3। तीसरा वर्ड पूछा है इसने एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड क्या होती है, हाफ CV², तो CV², 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। थोड़ा टिपिकल सवाल कह सकते हैं, क्योंकि ये निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आगे कुछ नहीं है। समझो, अच्छे से करने की कोशिश करो। कंसेप्ट यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी लग रहे हैं सेल के, तो कोशिश कीजिए। एक जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सेल की तरह भी बना सकते हैं। जिधर से ये पॉजिटिव है यूँ जा रहा है तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ जो बैटरी बनेगी उसका पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो तो पोटेंशियल ऐड होता है। बात समझ में आ गई सारी? तो बेटा इस टाइप से हम लोग कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मुझे एक याद आ गया था लास्ट में, तो मैंने करवा दिया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब कैसे भी कंसेप्चुअल आ जाए कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने का बीड़ा उठा रखा है हम लोगों ने। जुड़े रहिए, आपके अपने टीचर फिजिक्स क्लासेज के वक्ता, आपके अपने टीचर मनोज गुप्ता। थैंक यू।